दोस्तों, लिखावट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज मध्य प्रदेश की कवयित्री आरती जी अपनी कविताएं लेकर उपस्थित हुई हैं। आरती जी कोई नया नाम नहीं है, कविता में चर्चित नाम है और इनकी कविताएं हमने फेसबुक पर पढ़ी हैं और एक कविता ने इतनी उत्सुकता पैदा कर दी कि हमने लिखावट पर उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया और आरती जी ने हमारे आमंत्रण को, लिखावट के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। तो उनकी यह उदार दिली है और हम उनके आभारी भी हैं। नई न होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म पर वो पहली बार कविता पाठ करने जा रही हैं, तो लिखावट के दर्शकों और श्रोताओं को उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। आरती जी भोपाल में रहती हैं और मध्य प्रदेश के रीवा कस्बे की रहने वाली हैं। अपने समकालीन कविता में स्त्री को लेकर के शोध प्रबंध लिखा है और अपने पीएचडी किया है। मीडिया में कई वर्षों तक काम करती रही हैं और अब स्वतंत्र लेखन और सामाजिक कार्य करती हैं। उनके सामाजिक कार्य के बारे में उनसे ही सुनेंगे कविताओं के बीच बीच में। साहित्यिक पत्रिका समय के साखी, ये भी एक हिंदी समाज में चर्चित लघु पत्रिका है, की संपादक हैं। उनका एक कविता संग्रह माया लोक से बाहर, दूसरे कविता संग्रह पर उनकी तैयारी चल रही है। एक पुस्तक का संपादन किया है आरती ने नरेश सक्सेना पर। उस पुस्तक का नाम है नरेश सक्सेना का व्यक्तित्व और कृतित्व। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। वे पत्रिकाएं हैं मीडिया मीमांसा और मीडिया नवचिंतन। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के बृहद कथा कोश कथा देश का संपादन किया है। तो आरती के पास कविताएं भी हैं और संपादन का लंबा अनुभव भी है। कई पत्रिकाओं का संपादन, किताबों का संपादन। तो मैं आरती जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं और माया लोक से बाहर की भी कुछ कविताएं सुनाएं और उसके बाद की भी कविताओं में से जो आपको पसंद हो वो सुनाएं। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आरती जी, आपका स्वागत है।
जी। आप शुरू करें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, लिखावट प्लेटफॉर्म में मुझे मौका देने के लिए। यहाँ पर मैं पहली बार हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं नए अपने पाठकों के साथ जुड़ूंगी। जैसा कि आपने मुझे एक कविता के माध्यम से जाना, तो मुझे और खुशी हो रही है कि मेरे काम को, मेरे कवि रूप को एक कविता के रूप से ही जाना गया, किसी अन्य रूप में नहीं। तो अभी तो मैं संपादन को किनारे रखते हुए केवल अपने कवि रूप को लेकर के ही लिखावट के प्लेटफॉर्म पे हूँ, फिर कभी किसी और रूप में। आपने कहा कि माया लोक से बाहर से कुछ कविताएं, तो मैंने उससे कुछ कविताएं, मैं उसी से प्रारंभ करूंगी आज। एक बहुत छोटी सी कविता है मेरे पहले संग्रह मायालोक से बाहर से। कोई और तो नहीं, तुम सौंप दोगी जिस दिन, तुम सौंप दोगी जिस दिन उसे अपना सम्मान तक, वह तुम्हारे अंतःदेश की एक एक आंतड़ियां हिला हिला कर देखेगा, वहां कोई और तो नहीं। एक और कविता है, एक मूरत और। मीरा गाती रही, सांसों के झांझ मंजीरे बजा बजा कर, समझाती रही प्रेम की पीर, मेरो दर्द न जाने कोई, न प्रेम जाना किसी ने, न दीवानगी, एक और मूरत जोड़ दी मंदिर में। अगली कविता है मेरी, आग और स्वाद। कागज के कोरे टुकड़े पर लिखा आग, आग के दोनों ओर चित्र भी बनाया आग का। कागज के कोरे टुकड़े पर लिखा आग, आग के दोनों ओर चित्र भी बनाया आग का। लो वह चित्र भी याद आया, बर्फीले पहाड़ वाला, 11 साल 8 माह की उम्र में बनाया था। रंगों की समझ कहाँ थी तब, सफेद झक पहाड़ों की बस्ती में एक हरा भी बना गई। पीछे परंपराओं की तरह खड़ी माँ ने आहें भरकर मेरी हुनरमंद उंगलियां चूमी और चूल्हे की आग तेज करने चली गई। उस सर्द आह को शाबाशी समझकर ठिठुरता पहाड़ वह चिपका लिया मैंने छाती से। किसी किताब ने नहीं सिखाया कि बड़ा आ से आग भी होती है, उड़ते धुएं से भी दूर रखा गया। कहते हैं लड़कियों को छूकर और भी भड़क जाती है आग। कितना अजीब है, फिर भी वे आग और रोटी का खेल रोज खेलती हैं। आंखों में काजल लगाते हुए आखिर आग को देखने की हिम्मत की। थोड़े और दिन गुजरे तो आग जुबान तक आने लगी। एक रात किसी अजनबी के साथ बैठकर आग में घी डालना सीखा मैंने। रसोई में सजा कर रखा हवा, पानी और एक डिब्बी में आग भी। चुटकियों और स्वाद के बीच का रहस्य यही सीखा। कई रंग हैं, कई रूप है, कई जगहें हैं आग के भड़कने की। हाथ पैर की ठिठुरन से बेइंतहा जरूरी है पेट के लिए। यहाँ कुछ ज्यादा ही उपद्रव मचाती है। और हद तो यह है कि आंसू भी तभी निकलते हैं जब दो चार कौर पड़े हों पेट की आग में। मेरी अगली कविता है, एक ऋचा का पुनर्पाठ। कुछ वेद की ऋचाएं हैं जो अलग अलग खंडों में दी गई हैं।
तो उनका मैंने आधुनिक संदर्भों में और हमारे ऐतिहासिक संदर्भों में उनका पुनर्पाठ करने की कोशिश की है। एक ऋचा है, एक ऋचा का पुनर्पाठ। चिता से उठती चीखों की आवाजें सुन सुनकर, चिता से उठती चीखों की आवाजें सुन सुनकर आखिर एक दिन उनके कान पसीज उठे और उन्होंने देवभाषा में कहा, ओ स्त्री उठ, जिसकी बगल में तू लेटी है वह कब का मर चुका। उठ, जीवितों के संसार में वापस चल। उठ देवकामा, उठ। वह एहसान से दोहरी तिहरी हो वापस आई। वह वापस आई देवर के लिए, वह वापस आई पुरोहित के लिए, वह वापस आई किसी न किसी पुरुष के लिए। उन्होंने जब जब कहा वह हंसी, रोई और गीत गाने लगी। उन्होंने इशारे किए जब वह मर गई, जहर खा, फांसी लगा, बच्चे जनकर और आग में कूद कर भी। इस तरह वह जीवितों की दुनिया में जिंदा रही, इस तरह वह फिर मरी जीवितों की दुनिया में। एक और ऋचा है, उसका मैंने एक और ऋचा का पुनर्पाठ शीर्षक से ही है, उसको भी व्याख्यायित किया है, एक तरह से काव्यात्मक पोएटिक्स उसमें लाया है उसको फॉर्म में। सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने, सबने अक्षत और फूल लेकर हाथ जोड़े, सबने यानी स्त्रियों ने भी। उन्होंने दूसरी ऋचा का पाठ शुरू किया। ओ स्त्री, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारा मन भेड़िए का मन है। सामने बैठी स्त्रियों की देह जड़ हो गई और उनके चेहरे पर भेड़िए सरीखे पहने दांत उगाए। पिताओं ने उनकी ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और उनकी पकाई रोटियां कुछ भुनभुनाते हुए खाते रहे। बच्चे आए, वे उनके दांतों को छूकर, हिलाकर, ठोंक बजाकर देखते और ठहाके लगाते रहे। आखिर में रात के दूसरे पहर पुरुष आए। सबसे पहले उन्होंने उनके नुकीले दांत तोड़े, फिर शरीर का मांस तोला तोला कर पकाया खाया। वे डकार आने तक खाते रहे। इस तरह एक भेड़िए के मन वाली का यह संस्कार सुबह के पहर तक चलता रहा। ना जाने क्यों शायद इतिहास बहुत असर करता है, खासकर अस्मिताओं के संबंध में। जो अतीत होता है उस तरह का इतिहास, कि ना चाहते हुए भी मिथक बार बार बीच में आते हैं और मिथकों से निकलने की कोशिश, यूं कहा जाता है कि उनसे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। दलित अस्मिता के लिए भी कहा जाता है कि उन्हें अतीत से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। वो सारी चीजें तो ठीक है, पर उनमें झांकने से बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं, आज के अपने संदर्भ को भी समझने में मदद मिलती है। तो मेरी कविताओं में भी मिथक आते हैं, बार बार लोक आता है या मिथक आता है, मैंने ऐसा अनुभव किया। एक एक कविता है, नदी श्राप देगी और सब कुछ भूल जाओगे तुम। कविता का शीर्षक है। सिंधु घाटी के खंडहरों में भटकती 14 सीढ़ियां जल्दी जल्दी फलांग, मैंने तुम्हें आवाज दी कि सुनो, ऐसे अकेले नहीं पार की जाती सभ्यताएं, कि नदी श्राप देगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे। सिंधु घाटी के खंडहरों में भटकती 14 सीढ़ियां जल्दी जल्दी फलांग, मैंने तुम्हें आवाज दी कि सुनो, ऐसे अकेले नहीं पार की जाती सभ्यताएं, कि नदी श्राप देगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे। एक दिन फिर छूकर तुम्हारे कानों की गर्म लबों को आहिस्ता फुसफुसाई, अब तक कहाँ थे तुम, कहाँ कहाँ न ढूंढा तुम्हें। धरती आकाश, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और इन चारों दिशाओं के छहों कोनों में भी बरसों तलाशा तुम्हें। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तक कहाँ थे तुम। तुमने सुना और मुस्कुराए, मैं थोड़ी देर ताकती रही तुम्हारी आंखों में और पलट कर उसी तरह भागी जैसे नर्मदा सोनभद्र को अलविदा कह चल पड़ी थी, कभी मुड़कर न देखने की कसम खाकर। खालिस क्रोध ना था वह,
खाली क्रोध ना था वह, ना ही दुनिया को दिखाने के लिए किया गया छद्म विद्रोह। प्रेम के दरकने से पैदा हुई थी इतनी गहरी आग कि पत्थरों के बीच खाई खुद गई और पानी बह निकला। इसी तरह गहरे जंगलों कंदराओं के बीच रास्ता बनाती, शताब्दियों साम्राज्यों के खंडहरों में भटकती, तुम्हें पाया और एक दिन तुम्हारी हथेलियों पर अपनी उंगलियां चकमक की तरह रगड़ते हुए कहा था, तुम्हें ही ढूंढ रही थी, अब तक कहाँ थे तुम। तुम्हारी आंखों में अपरिचय के लाल रेसे चमक रहे थे। तुमने मेरे चेहरे पर कोई निशान खोजने की कोशिश की, मैं यहां भी अधिक देर रुक ना सकी। यूं तो मेरी पीठ एकदम गोरी चिट्टी है, दुर्गम यात्राओं के भी कोई निशान नहीं चिपके, पर गौर से देखो, उनके पीछे खंडहरों के बेतरतीब उजाड़ नगरों के गोदने गुदे हैं, जहां कोई स्त्री तभी चीखती है जब मैं तुम्हें बेतहाशा प्रेम कर रही होती हूँ, और मैं बीच में ही बेढप प्रश्न करने लगती हूँ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, या कि मेरा गला तो नहीं दबा दोगे। यूं तो बार बार अपनी शंकाओं पर धूल मिट्टी डाल तुम्हारी आंखों का चुंबन लेने के लिए अपने होठ खोलती ही हूँ कि पिछली शताब्दी की ढेरों स्त्रियां एक साथ अट्टहास करने लगती हैं। वे कोई आदिम नाच नाच रही हैं। उनकी कमर की थिरकन का तालमेल वाद्यों के साथ बहुत ही खूबसूरत है। नाचते हुए वे एक सदी से दूसरी सदी की दूरी तय करती। उन्होंने अपने तन मन की थकान छुपाने की बारीक अभिनय कला इजाद कर ली है। वे कोई गीत गा रही हैं। नाचते नाचते वे तितली के मसले हुए पंखों में तब्दील हो जाती हैं। यह सब ख्वाब में भी हो रहा है और ख्वाब के बाहर भी, और मैं अभी भी अपने वर्तमान के प्रेम में तरबतर बस कहती ही जा रही हूँ, हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तक कहाँ थे तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये कविता थोड़ा सा मैं इसके एक्सप्लेनेशन इसलिए दूंगी कि जिस तरह से स्त्री को समझा गया है, तो लगभग एक योनि की तरह, और उसी तरह से उसका इस्तेमाल भी चाहे वो इतिहास करे, राज सत्ताएं करें, धर्म सत्ताएं करें, या आज का कॉरपोरेट करे, लगभग उसी तरह से उसके शरीर का इस्तेमाल ही होता है। या तो उसे हीनता बोध करवाया गया और किसी न किसी रूप में शोषण ही किया गया, तो वो बीच में शरीर आया, देह आई। देह को किनारे करने की कोशिश भी की जाए तो आइडियोलॉजिकल भी नहीं हो सकती। हाँ, उसके संदर्भ और भाषाएं अलग अलग होती है। तो एक कविता है कि शायद अब आप लोग बताएंगे, मैंने तो नहीं पढ़ी है इस विषय पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस विषय पर कविता मेरे मन में आया और मैंने लिखा। ये पूरी कविता स्त्री के स्तनों को लेकर के है। तो इसका शीर्षक दिया है मैंने कि सुनो दुनिया की माओ, एक स्तन से हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का पोषण। एक विशेष कोटेशन था, हमारे भारत का ही संदर्भ है। दक्षिण में एक मूर्ति भी है, उसने एक अपना स्तन काट के और राजसत्ता के सामने फेंक दिया था, और दुनिया की तमाम स्त्रियों को संबोधित किया था कि ये इसको कर के रूप में चुकाना जो पड़ता था कि फेंक दो, कोई ये सुंदरता का मानदंड नहीं है, ये सृष्टि के पोषण के लिए है, तो एक स्तन भी बच्चे का पोषण कर सकता है। हालांकि कविताओं के बारे में कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर चूंकि आपने कहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी बात की। प्रकृति ने स्त्री प्रकृति ने स्त्री के स्तनों को अपना हमशक्ल माना और उस पर ये सबसे खूबसूरत पंक्तियां लिखी। एक स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद सकुचाती हुई उसे स्तनपान करा रही है। प्रकृति ने स्त्री के स्तनों को अपना हमशक्ल माना और उस पर यह सबसे खूबसूरत पंक्तियां लिखी। एक स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद सकुचाती हुई उसे स्तनपान करा रही है। कैमरे के फोकस लेंस पर आंखें गड़ाए दूसरे कोण से अपने समय को देखती हूँ, और एक ही समय में चीख और अट्टहास के दृश्यों को प्रकाश गति से सुन सकती हूँ। किसी स्त्री के स्तनों को रौंद कर कोई पुरुष दुग्धपान का स्वाद भूल चुका है। उन्हें बर्बर और कबीलाई कहते हुए रुक जाती हूँ और कोई बड़ी सी गाली खोजती हूँ उस दृश्य के लिए जब एक स्त्री सिर्फ योनि और दो स्तन में बदल दी जाती है।
बर्बर युग तो तभी चरम पर था जब योगिनियों की प्रतिमाओं के पत्थर हो चुके स्तनों को छत बिछत किया गया था और सभ्यता को जीत सकने की घोषणा की गई थी। फिर एक स्त्री ने काट कर फेंक दिए थे अपने स्तन एक आताताई के सामने और एक अभूतपूर्व विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। जनता ने विद्रोह किया। विद्रोह करके क्या कर लिया? उन्होंने राजा बदल दिया। एक राजा, फिर दूसरा राजा, फिर कोई तीसरा आया। थोड़े दिनों बाद फिर वही किस्सा। वह अपनी मर्जी का बादशाह बना, दबोचता रहा सुडौल कुडौल स्त्री देह को, रौंदता रहा स्तन और योनियां। इसी समय के एक छोर पर देखती हूँ एक नामी गिरामी फोटोग्राफर झारखंड बस्तर के घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ एक झोपड़ी के पास रुककर उस अश्वेत स्त्री के सुडौल उस अश्वेत स्त्री के सुडौल स्तनों को कला का अनुपम उदाहरण बताता उसे फोटोग्राफी के लिए राजी कर रहा होता है। खुली छातियों को अपने बच्चों के मुंह में दिए वह स्त्री तब शाम का भात रांधने की खुली छातियों को अपने बच्चे के मुंह में दिए वह स्त्री तब शाम का भात रांधने के बारे में सोच रही होती है। स्तन क्या है? एक जटिल स्वायद ग्रंथि, अतिरिक्त चर्बी जैसा कुछ, 17 दुग्धधानी स्रोत, शिशु के जन्म लेते ही खून का दूध में बदल जाना। कोई आश्चर्य नहीं, स्त्री देह की प्रमाणिकता। चिकित्सा शास्त्र की क्लास में एक अनुभवी प्रोफेसर अपने छात्रों को ऐसा पढ़ा रही होती है। फिर भी सम्मोहन ऐसा कि भर्तहरि और कुमार संभव पुस्तक भर वर्णन लिखते हैं। वे राधा कृष्ण के शिव पार्वती के सम्मोहन की परतों के बहाने खोल रहे होते हैं अपने भी मन को। इसके बाद भी कोणार्क है, खजुराहो है, अजंता एलोरा है, यानी कला है दे। बिहारी की नायिका के झीने कपड़ों से झांकते हुए स्तन, जंघाएं, समूची देह यष्टि, यानी कि पूरा का पूरा शरीर कला है, कविता है। इसे समझने की कोशिश सदी दर सदी चलती रही। योग साधना के द्वार पर खोल दी गई कंचुकी, जिसके आधार पर योगी स्त्री का चयन करता है, वह पुरुष जो संसार का त्याग कर सन्यासी हुआ है, वहां भी किन्हीं परतों के भीतर कंचुकी भर मोह बचा हुआ है। मुहासक्त सन्यासी इसे दर्शन कहकर बखान करता है। एक स्त्री भी वैसी ही सिलिकॉन के इंजेक्शन टैबलेट लेती, वह भी तो लगभग फिदा है अपने स्तनों की गुलाई पर, बाजार की नियमावलियों के हंटर फटकारती देह पर, अंतः वस्त्रों की कंपनियों के विज्ञापन करती, वह कृत्रिमता को एरोटिक बनाती, आंखों में चालों में सिक्कों की चमक की उत्तेजना भरती। वहां भी जहां कई शोर और आवाजें हैं, मेरी देह मेरा मालिकाना, देह मां टेक्स्ट है, पर्सनल इज पॉलिटिक्स, आवर बॉडी इज आवर बैटलफील्ड। थोड़ी ही दूर पर अस्पताल के कमरा नंबर 421 में अभी अभी एक स्त्री के स्तनों को काटे जाने की तैयारी चल रही है। अब स्तन सिर्फ छाती में 2 सूखे हुए घाव है। हमारे युग की स्त्री के पास नहीं है ऐसी कोई मंत्र शक्ति कि तन्मय दुग्धपान कराती स्त्री को उधेड़ कर देख लेने के अपराध में उसकी जुबान को पैरालाइज कर दिया जाए। खैर, इस कहानी की प्रामाणिकता पर संशय किया जा सकता है, पर नहीं, हमारे ही युग की एक स्त्री तीर की नोक पर रखकर एक स्तन घोषणा करती है कि सुनो दुनिया की माओ, एक स्तन से हो जाएगा तुम्हारे बच्चे का पोषण। सुनो, स्त्री की छातियां बेड़ियां नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, उत्तेजना नहीं है, युद्ध भूमि नहीं है। सुनो अप्राकृतिक मनुष्यों, सुनो, प्रेम है स्त्री देह, जीवन है, पूर्णता है। इन दिनों की लिखी हुई कविताएं मेरी थोड़ी बड़ी कविताएं हो रही है, तो कई बार मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है उसके बिना। एक
थोड़े से अलग ढंग की है। रामराज की तैयारी का पूर्व रंग। प्रश्न पूछने वालों को बेंच के ऊपर हाथ उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मुंडी हिलाने वालों को मुर्गा बनाया जाएगा और बात बात पर तर्क करने वालों को क्लास से बाहर धकेल दिया जाएगा। जिस तरह का माहौल चल रहा है तो कुछ बातें उसकी इसमें आ रही हैं। एक क्लास का मेटाफेर है, स्कूलों कॉलेजों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और लगभग पूरा समाज ही एक स्कूल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, जहाँ एक हेडमास्टर है और वो हंटर फटकारता हुआ तो सबको सिखा रहा है कि उसे क्या बोलना है, क्या कहना है, किस तरह से चीजों को देखना है। तो प्रश्न पूछने वालों को बेंच के ऊपर हाथ उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मुंडी हिलाने वालों को मुर्गा बनाया जाएगा और बात बात पर तर्क करने वालों को क्लास से बाहर धकेल दिया जाएगा। प्रहसन की तैयारी से पहले मास्टर जी ने यह बात 3 बार बताई। राम राज आने वाला है और यह सब उसी की तैयारी का पूर्व रंग है। अभी राम को अयोध्या के राजा ने अर्थात उनके पिता ने वनवास दिया है और स्वामी की आज्ञा के आगे कोई भी न्याय वगैरह की बात नहीं करेगा। राम ने भी नहीं की थी, ना ही किसी देशवासी ने। राजा प्रजा का स्वामी होता है, यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। दूसरे हिस्से में युद्ध का अभ्यास चल रहा है। अस्त्र शस्त्रों के नाम से लेकर तकनीकी की भी जानकारी दी जा रही है और यह भी कि राम के साथ धनुष बाण होना हमेशा जरूरी है, जैसा कि तस्वीर में होता है। अब राम राजा नहीं है। अब राम राजा नहीं है, फिर भी सेना बनाने में जुटे हैं। राम राज लाने की प्रक्रिया में युद्ध बहुत जरूरी है। इसीलिए जंगल में राम ने पहले भीलों के रातों से, फिर बानर भालुओं से दोस्ती बनाई। सुग्रीव की जरूरत पहचान कर उसे राजा बनाने में मदद की और इस तरह दोस्ती के भीतर दासत्व जैसे नए रिश्ते का इजाद किया। राम राज लाने से संबंधी तमाम प्रोपोगंडा संभालने का काम हनुमान के मत्थे सौंपा गया। हाँ, एक बात याद आई। युद्ध में औरतों का क्या काम, इसलिए सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएं और वीरों की आरती उतारने का अभ्यास करें। यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। आगे मास्टर जी ने सोने के हिरन वाली बात बताई। राम ने सबरी के जूठे बेर को कितने प्रेम से खाया, यह भी बताया। उन्होंने मारीच से लेकर बाली, कुंभकर्ण और रावण वध की कथा सविस्तार बताई और 3-3 बार बताई। मास्टर जी ने यह भी बताया कि रावण बड़ा विद्वान था और राम विद्वता का कितना सम्मान करते थे। अतः उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति सीखने भेजा। मास्टर जी ने यह नहीं बताया कि जब लक्ष्मण को राजा बनना ही नहीं था तो कायदे से राजनीति सीखने राम को जाना चाहिए था। नहीं बताया मास्टर जी ने राम के दुखों और छोटे छोटे सुखों के बारे में, कि रात के किस पहर अचानक सीता की याद में वे घंटों रोए थे, कि उन्हें माँ की याद कब कब आई, कि पिता की मृत्यु की खबर राम ने वन में कैसे सहन की। उन्होंने यह सब एक बार भी नहीं बताया कि अग्नि परीक्षा लेते हुए राम कितने आदर्श बचे थे। गर्भवती पत्नी को वनवास देते हुए राम को अपने होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। सच तो यह है कि राम को राजा ही बनना था, 14 साल बाद ही सही। रावण हमेशा राम की छवि चमकाने के काम आया। सच तो यह भी है कि राजा किसी का सगा नहीं होता, न पिता का, न पत्नी का, न पुत्र का, यहाँ तक कि उस ईश्वर का भी नहीं जिसकी ढाल वह हमेशा अपने साथ रखता है। हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं 2 कविताएं और पढ़ूंगी तो हमारा समय हो जाएगा। एक कविता है,
स्त्रियां किस देश की नागरिक है? वे जिन्हें एक घर से दूसरे घर की ओर हाँक दिया गया था, वे जिन्हें एक घर से दूसरे घर की ओर हाँक दिया गया था, वे जिनके नाम किसी के घर वे जिनके नाम किसी घर के बाहर वाली नेम प्लेट में दर्ज नहीं है, वे जिनके मालिकाना हक में नहीं आते खेत, मकान, बाग, चौगान, वे जो अपने गहनों कपड़ों के गुम हो जाने पर अपराधी की तरह घर की अदालत में खड़ी कर दी जाती हैं, वे स्त्रियां किस देश की नागरिक है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। वे जिनके घर किसी अंधड़ ने नहीं उजाड़े, किसी नदी ने नहीं डुबोया उनका गांव, ऐसा होता तो दर्ज होते उनके नाम किसी न किसी सरकारी रजिस्टर में। ये सब बिना घर, बिना गांव वाली स्त्रियां, बताओ किस देश की नागरिक है? वे जिन्हें अपने जन्मदिन का जा भी नहीं पता, वे जब जन्मी तो नहीं बने पकवान, सोहर नहीं गाए गए, ना ही सामूहिक नाच हुए। उन्होंने एक दिन जिद की और पूछा कि वे कब पैदा हुई थी, तो जवाब मिला कि शाम के बाद जब रात गहरा रही थी और उल्लुओं ने बोलना शुरू किया था, लड़कियां तभी पैदा होती हैं। बताओ तो भला ये स्त्रियां किस देश की नागरिक है? जैसे वे नरकासुर के घर रहीं, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे घर भी रहीं। जैसे वे नरकासुर के घर रहीं, वैसे ही कृष्ण तुम्हारे घर भी रहीं। जैसे चंद्रगुप्त के, वैसे अशोक के, जैसे बाबर के, वैसे अकबर के। किसी झोपड़ी, किसी महल, किसी मंदिर, किसी मस्जिद के बाहर नहीं खुदे उनके नाम के अक्षर। बेटों के नाम के साथ भी दर्ज नहीं हुए माओं के नाम स्कूल के रजिस्टर में। बताओ, आदि से लेकर आधुनिक तक ये सभी स्त्रियां किस देश की नागरिक हैं? ये स्त्रियां पेड़ हैं, ये स्त्रियां पेड़ हैं, खेत हैं, खजाने हैं, जहां कब्जा किया गया। ये सत्ता और सिंहासन हैं जिनके लिए युद्ध लड़े गए। समय ने करवट बदली और दुनिया राजसत्ता की कैद से मुक्त हो लोक सत्ता के नियमों से चलने लगी। और ये अभी भी खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली और बिस्तर पर खुद बिछ जाने वाली हैं। वे जो दो चार, 50 या सैकड़ा भर नहीं, कई लाख और करोड़ हैं, कई 100 करोड़ है। वे पूरी दुनिया पर 1/2 फैली हुई हैं, फिर भी उनके पास किसी देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बताओ, आज 21वीं सदी में खड़े होकर ये स्त्रियां किस देश की नागरिक? एक एक कविता है, आदमी का विलोम। कुछ प्रश्न खड़े करती है, शायद हमें उनके जवाब कभी मिले। हमारी शिक्षा प्रणाली भी ध्यान नहीं देती उस पर। तो आदमी का विलोम, कुछ शब्दों को भाषा में हम बस एक रिवाज की तरह प्रयोग करते रहते हैं। और एक बड़ी शिकायत होती है कि लेखकों से भी, कि वो उन शब्दों पे ध्यान नहीं देते जिस तरह उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाषा का जिम्मा तो भाषा शास्त्रियों के पास होता ही है। वो गलती करेंगे तो सामान्य जन तो गलती करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि अकारण हुआ है, ये बड़ा साजिशन हुआ है। जैसे आग का विलोम पानी होता है, जैसे पिघलना का जमना होता है, या कि जैसे टूटना का जुड़ना होता है, क्या वैसे ही आदमी का विलोम औरत होता है? क्योंकि यहाँ पर मैं शब्दों के प्रयोग की बात कर रही हूँ, इसलिए भाषा विज्ञानियों को कोट करना जरूरी है। वे कहते हैं, नहीं, आदमी का विलोम औरत नहीं होता। सही सही बरतना सीखो तो आदमी का विलोम जानवर होता है। वे भाषा में बरते जाने वाले गलत रिवाजों को कुछ उदाहरण से ही समझाते हैं। जैसे कि फारसी भाषियों ने आदमी के विलोम को बरता और भाषा के संयंत्र घर में मुहावरे की तरह प्रयोग किए जाने लगा। कुछ स्त्री पुरुष एक आयोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं और माइक संभाल कर खड़े संचालक महोदय आग्रह करते हैं
कृपया सभी आदमी दाईं तरफ और औरतें बाईं तरफ। ऐसे ही वह औरत भी मेरा आदमी कहकर बर्तन घिसती पटकती और दांत पीसती रहती है। मैं हिंदी की विद्यार्थी और थोड़े समय के लिए शिक्षक होने के बाद भी कुछ शब्दों को ऐसे ही लापरवाही से बरतती आई, जैसे कि यहाँ 5 आदमी और 5 औरतें बैठे हैं, या फिर फला काम को 2 आदमी और 2 औरत मिलकर कर रहे हैं। दरअसल जानने से ज्यादा मसले आदतों पर निर्भर होते हैं, और आदतें कोई आसमान से नहीं टपकती। इसे ही शायद राजनीति कहा जाता है, और बड़े गर्व से इसे ही कूटनीति माना जाता है। यह वाक्य भी ऐसे ही सदियों पहले कूटनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना, और बना एक सर्वकालिक सिद्धांत जिसके तहत औरतें आदमी नहीं होती। जिस तरह से यह प्रश्न समाजशास्त्र का हिस्सा है, उसी तरह दर्शन शास्त्र को कमोबेश अब इसे अपने सिलेबस में प्रश्न की तरह शामिल कर लेना चाहिए। खैर, सुना था कि टाइम मशीन बनी थी कभी, फिर यह भी सुना कि वह महज एक कल्पना थी। काश की बन सकती तो कितना आसान होता ऐसी गलतियों को सुधारना और थोड़ा सा खुद भी सुधर सकना। खैर, अब कहाँ कहाँ क्या क्या सुधारने की गुहार लगाई जाए, और आखिर तो यह होगा कि मुझे इस कविता को अधूरा ही छोड़ना होगा, वरना मेरे जमाने के सभी वरिष्ठ और युवा, गैर आधुनिक और आधुनिक, नाना तरह के आदमी, जिसमें मेरे पुरुष मित्र भी होंगे, चिल्ला ही उठेंगे, ओह टू मच फेमिनिज्म। चिल्ला ही उठेंगे कि वो टू मच फेमिनिज्म। बस एक आखिरी कविता मिथिलेश जी, और उसे मैंने आखिरी के लिए ही रखी हुई थी। अच्छी लड़की के लिए जरूरी निबंध। एक अच्छी लड़की सवाल नहीं करती, एक अच्छी लड़की सवालों के जवाब सही सही देती है। एक अच्छी लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करती कि सवाल पैदा हो। मेरे नन्ना कहते थे, लड़कियां खुद एक सवाल हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी हल कर देना चाहिए। दादी कहती, पटर पटर सवाल मत किया करो। तो यह तो हुई प्रस्तावना। अब आगे हम जानेंगे कि कौन सी लड़कियां अच्छी लड़कियां नहीं होती। एक लड़की किसी दिन देर से घर लौटती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की अक्सर पड़ोसियों को बालकनी पर नजर आने लगती है, वह अच्छी लड़की नहीं रहती। एक लड़की का अपहरण हो जाता है एक दिन, एक लड़की का बलात्कार हो जाता है और उसकी लाश किसी नदी नाले या जंगल में पाई जाती है। एक लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है, और एक लड़की तो खुदकुशी कर लेती है। क्यों, कैसे, जानने की क्या जरूरत। ये सब अच्छी लड़कियां नहीं होती। मैं दादी से पूछती, अच्छे लड़के कैसे होते हैं? वह कहती, चुप, लड़के सिर्फ लड़के होते हैं। और वह शुरू हो जाती फिर से अच्छी लड़कियों के गुण बखान करने। दादी की नजरों में प्रेम में घर छोड़कर भागी हुई लड़कियां केवल बुरी लड़कियां ही नहीं, नकटी, कलंकनी, कुलबोरन होती। शराब और सिगरेट पीने वाली लड़कियां दादी के देश की सीमा के बाहर की फिरंगने कहलाती थीं, और वे कभी भी अच्छी लड़कियां नहीं हो सकती। खैर, अब दादी पर लोग सिधार गई और नन्ना भी नहीं रहे। फिर भी अच्छी लड़कियां बनाने वाली फैक्ट्रियां बराबर काम कर रही हैं, और लड़कियों में अब भी अच्छी लड़की बनने वाला ठप्पा अपने माथे पर लगाने की होड़ मची हुई है। तो लड़कियों, अच्छी लड़की बनने के फायदे तो पता है तुम्हें। चारों ओर शांति और शांति, घर से लेकर मोहल्ले तक, स्कूल, कॉलेज, शहर और देश भर में। ये तख्तियां लेकर नारे लगाना, जुलूस निकालना अच्छी लड़कियों के काम नहीं है। धरना प्रदर्शन कभी भी अच्छी लड़कियां नहीं करती। मेरे देश की लड़कियों सुनो, अच्छी लड़कियां सवाल नहीं करती, और बहस तो बिल्कुल भी नहीं करती। तुम सवाल नहीं पूछोगी तो हमारे विश्वविद्यालय तुम्हें गोल्ड मेडल देंगे। जैसा कि तुमने सुना जाना होगा, इस विषय पर डिग्री और डिप्लोमा भी शुरू हो गया है। इन उच्च शिक्षित लड़कियों को देश विदेश की कंपनियां अच्छे पैकेज वाली नौकरियां भी देती हैं। देखो, दादी और नन्ना अब दो व्यक्ति नहीं रहे, संस्थान बन गए हैं। खैर, आखिरी पैराग्राफ से पहले एक राज की बात बताती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी अच्छी लड़की थी। शुक्रिया मिथिलेश जी। मेरे ख्याल से मेरा समय भी पूरा हो गया है और बहुत सारी कविताएं हो गई, और लिखावट के श्रोताओं को, दर्शकों को
मेरा बहुत बहुत अभिवादन है और उनका मैं पहले से ही शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी हम आरती जी की कविताएं सुन रहे थे और जैसा कि पहले भी मैं लिख चुका हूँ कि एक अलग फॉर्म और कथ्य की कविताएं आरती जी लेकर हिंदी में आई हैं। कि कविताएं मुझे मेरे अंदर उत्सुकता पैदा करती हैं कि इनकी कविताएं और सुने। और अभी हम समय की वजह से कविता सुनना बंद कर रहे हैं, लेकिन हम और कविताएं सुनेंगे। आप लोग भी आरती की कविताएं सुने और अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दर्शक इन कविताओं को जरूर सुने। अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकाल ये कविताएं सुनेंगे तो आदमी का विलोम क्या होता है समझ पाएंगे। स्त्रियां भी सुने और आदमी भी सुने। यह केवल आदमी के लिए नहीं है, केवल स्त्रियों के लिए नहीं है। कविताएं हमारे पूरे सामाजिक संदर्भ के लिए है। आधुनिकता आई है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन हमारी जो आदिम नजरिया है अभी बहुत कुछ बदलना है उसमें। और स्त्रियों को हम सिर्फ उनके देह के नजरिए से नहीं देख सकते, पूरा इंसान है, जैसे आदमी इंसान है हम मानते हैं। नजरिए को हमें दुरुस्त करना है और दुरुस्त करने में आरती की कविताएं बहुत मदद करती हैं, बहुत मदद करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आज के प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर रहेगा और वहाँ आप आरती की कविता सुन सकते। लिखावट दिल्ली, वहाँ आप अपनी सम्मतियां दर्ज कर सकते हैं, लिखावट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आरती जी का आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं पूरे मनयोग से सुनाई और उनके पाठ में एक बात झलकती रही कि जो वो सुना रही हैं या जो उन्होंने लिखा है उसको महसूस कर रही हैं, उस यातना को महसूस कर रही हैं, सारी स्त्रियों की यातना को महसूस कर रही हैं। दूसरों के सपनों और दूसरों के दायित्वों को लेकर चलने वाली तमाम स्त्रियों के दर्द को वो महसूस कर रही है, उनके पाठ से। तो इन्हीं शब्दों के साथ लिखावट के श्रोताओं दर्शकों की आभार व्यक्त करता हूँ और इसे आप लोग बार बार सुनेंगे इन कविताओं को। नमस्कार।